आज हमारे बीच योगेश दहिया जी हैं, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और भावी प्रत्याशी भी हैं लोकसभा सहारनपुर से। आइए बात करते हैं योगेश दहिया जी से 2024 के चुनाव को लेकर, उन मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं और क्या पार्टी की तैयारियां हैं 2024 के चुनाव को लेकर। योगेश दहिया जी, आपका मानव आवाज में बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2024 का चुनाव सर पे है, उस चुनाव के लिए आप पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हो रही हैं और आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मानव आवाज का। देखिए, आपने 2024 के चुनाव की बात की है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक राजनीतिक दल है और इस देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला दल है। इसका मतलब जनता का सबसे प्रिय दल जो है वो आम आदमी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी 10 साल में हासिल कर लिया, जबकि पुरानी पार्टियों को तो 20-20 और 40-40 साल लगे इस दर्जे को प्राप्त करने में। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयारी में है। आपने सुना होगा, बहरूच में हमारे कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, असम में 3 कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, हमारे गोवा में 1 कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है, दिल्ली में भी पार्टी ने आज कह दिया है कि हम गठबंधन के साथ रहेंगे, तो भी हमारे 6 कैंडिडेट की जो है वो घोषणा हम जल्दी करने जा रहे हैं। 1 सीट हम अभी छोड़ने के लिए गठबंधन के लिए तैयार हैं। इस तरह से पार्टी तो पूरी तरह से फुल फ्लैश राजनीतिक दल होने के कारण जो है 2024 के चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। आपने देखा होगा, हरियाणा में केजरीवाल जी की और भगवत मान की, और अब पंजाब में भी रैलियां शुरू हो चुकी हैं, तो पार्टी पूरी तरह से वहां है। सहारनपुर में भी मैंने 4 विधानसभाओं में पूरी तरह दरवाजे पे दस्तक का कार्यक्रम पूरा कर लिया है। अभी नगर वाली जो विधानसभा है इसमें हमारा चल रहा है, जिसमें 40% से ऊपर हम लोगों ने कर लिया है और करीब 50-55% काम रह रहा है। नुक्कड़ नाटक की हमारी टीमें हैं जो दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, नुक्कड़ों पे जाकर जो है वो अपने खेल दिखा रही हैं। पूरा दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल हम समझा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दे। इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया टीम है, वो हर प्लेटफॉर्म पे जो है अपना काम पूरी तरह से बखूबी कर रही है। वॉर रूम पूरी तरह से तैयार है, कॉलिंग चल रही है, डाटा एंट्री का काम चल रहा है। तो पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रही है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बजट पेश किया है 2024 और 25। इससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? देखिए, वैसे तो अब बजट के मायने नहीं रह रहे हैं, क्योंकि देश जो है अपनी जीडीपी का करीब 81% कर्जे में डूब चुका है, और जब सारी हमारी उत्पादन क्षमता और सब कुछ जो है कर्जे में ही रह जाएगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आप 2 चीज देखिए कि इस बार शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उन सब चीजों पे जो है इन्होंने बजट के अंदर, जबकि अंतरिम बजट था, गिरावट की है। दूसरा मॉडल एक और देखिए कि जहां दिल्ली जैसी सरकार अपने बजट का 40% शिक्षा पर खर्च कर रही है, देश 4% के करीब शिक्षा पर खर्च कर रहा है। यानी कि दिल्ली का मॉडल देश के मॉडल से 10 गुना ज्यादा आपको शिक्षा दे रहा है। इसी तरह से स्वास्थ्य है और चीजें हैं, बिजली है, वो सब है। अभी आपने सुना होगा, मोदी जी भी अब जो है बिजली की गारंटी जो है वहां से लेकर आने लगे हैं, जबकि देश ने ये देखा है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है। इनकी जितनी गारंटियां थी, चाहे वो किसानों को फ्री बिजली देने की बात थी, आम जनता को देने की बात थी, इन्होंने राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर कहा था, वो सब फेल हो गए। केवल झूठी, और जैसे पुराना एक नारा था, नक्कालों से सावधान, इनकी गारंटी नक्कालों वाली गारंटी है। आज देश में क्या क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो हर घर की जो त्रस्त है वो महंगाई से त्रस्त है। किसी की आदमी की जेब में इन्होंने पैसा नहीं छोड़ा और बाजार रहा नहीं किसी काम के लायक। हालत यह है कि दुकानदार अलग रो रहा है कि इतने महंगाई में मेरे पास ग्राहक नहीं है, कारोबारी रो रहा है। आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही देखें तो उसमें 60% की गिरावट है। यानी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि जो हमारी उत्पादन इकाइयां थी वही बंद होने के कगार पर है, बाजार वो बंद होने के कगार पर है, और आम आदमी की जेब में ना तो पैसा बचा है, ना उसकी खरीदने की क्षमता इस सरकार ने छोड़ी है। इसके बाद जो दूसरी चीज है वो बेरोजगारी है। आज रोजगार नहीं है, आज युवा सड़कों पर है, आज युवा जो है वो केवल धर्म के नाम पर, उस नाम पर इन्होंने बरगलाया हुआ है, वो चीज है। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी है, जिस बात को ये कहते थे लेकिन ये उसके सबसे बड़े उस्ताद निकले, वो है भ्रष्टाचार। आज किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आपको विकास भवन में काम हो, चाहे आपको थाने में काम हो, चाहे तहसील में काम हो, वहां जाकर एक बार नजारा देख लीजिए, लोग आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार का स्तर 10 गुना नहीं, कई गुना उससे भी ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये सारे मुद्दे हैं। किसान का मुद्दा है
ये अपने आप को किसान हितैषी बताते थे, लेकिन आप देखें कि 5 साल बढ़ाते हैं तो 20 रुपए बढ़ाते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि अगर पंजाब जैसा रेट चाहिए 391 रुपए क्विंटल, तो पंजाब जैसी सरकार बनानी पड़ेगी। ये लोगों को समझ आ रहा है। आप गन्ने की बात कर रहे हैं ना? जी, मैं गन्ने की बात कर रहा हूं। गन्ने का जहां यूपी में पंजाब से 2% ज्यादा चीनी की रिकवरी है, यानी कि इन्हें करीब करीब 70-80 रुपए तो उसका बोनस देना चाहिए ना, और पंजाब में इनसे भी 21 रुपए जो है गन्ने का भाव ज्यादा है, यानी कि यूपी का किसान जो है पंजाब के किसान से करीब 100 रुपए क्विंटल कम गन्ने की कीमत पा रहा है। दहिया जी, अभी जाट नेता राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी भाजपा में जाने की चर्चा हो रही है, इनसे क्या इफेक्ट पड़ सकता है जाट बिरादरी पर? देखिए, मैं जात बिरादरी और धर्म को ज्यादातर लोकतंत्र से नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि लोकतंत्र के 4 ही स्तंभ थे: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका जो मीडिया था। ये धर्म की ठेकेदारी इन्होंने ली हुई है, और अब जात बिरादरियों को भी ये इसीलिए खुश करने की कोशिश में है, ईडी का डर दिखाकर, सीबीआई का डर दिखाकर। लेकिन आम आदमी इन सबसे ऊपर उठकर एक भारतीय होने की तरह जो है वोट देगा। उसका वोट का कोई प्रभाव जो है किसी के आने जाने से नहीं पड़ने वाला।